Yes guys, good afternoon. Now today we continue with chapter 5 in accounts, that is your admission of a new partner. आज का समय हमारा विदित विशाल और नया पार्टनर है बंटी. अरे बंटी, वो वाला बंटी. चलो, तो विदित विशाल वही हमारी पूरे चैप्टर में एक या दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है गुडविल के रिलेटेड, बाकी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बंटी जी आए हैं हमारे. अब देखो, विदित और विशाल यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड पी&एल रेशियो दे रखा है, दैट इज़ 2:3. आपको हमेशा ये चेक करने का, ओल्ड तो हो गई, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक इतना ही करने का. काफ़ी बार क्या है, आपको हेडिंग में दिखता नहीं है तो आप 1:1 ले लेते हो, वहाँ मिस्टेक जाती है. और मेरे बोलने के बाद ऐसा ही सम एग्ज़ाम में आया है जहाँ पे ऊपर हेडिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ था और बच्चों ने 1:1 लिया, उनको बोलने के बाद भी सेम मिस्टेक जाती है. क्योंकि ऊपर काफ़ी बार लिखा होता है कि आपका जो कैपिटल रेशियो है ना, वो आपको पी&एल रेशियो लेना है. अब कैपिटल रेशियो 1:1 नहीं होता भाई, कैपिटल रेशियो निकालना पड़ता है, तो आपको ध्यान देने का. और यहाँ पे एक्चुअली नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. ऊपर का जो रेशियो जो दे रखा है 2:3, इन शॉर्ट आपके पास ओल्ड पी&एल रेशियो हमेशा हो गई. आपको मेनली क्या चेक करने का पूरे सम में, न्यू रेशियो. और न्यू रेशियो खाली एडजस्टमेंट में होता है ऐसा नहीं है, ऊपर हेडिंग में भी लिखा हो सकता है. कहीं पर भी न्यू रेशियो दे रखा है तो फॉर्मूला आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. नहीं तो ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरे सम में आपके पास कहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है. अब देखो, खाली इतनी पॉइंट्स नहीं होती है, वो तो अब तक के सम्स में थे. अब एक और एडिशनल पॉइंट आएगी. आपको फिर बता दूं, देखो अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहली पॉइंट न्यू रेशियो दे रखा हो, तो ओल्ड रेशियो के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो होता ही नहीं है, तो भी है ही. अगर न्यू रेशियो होगा तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे. और अगर सैक्रिफाइस के बारे में, सपोज न्यू रेशियो नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस के बारे में कुछ पॉइंट दे रखी है, तो वहां से सैक्रिफाइस निकल जाएगा. लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, न्यू रेशियो भी नहीं है, सैक्रिफाइस रेशियो की पॉइंट भी नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे. समझ में आया? अब यहाँ पे इस सम में न्यू रेशियो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास एक पॉइंट दे रखी है, वहां से सैक्रिफाइस निकल रहा है, वो हम देखेंगे आगे चल के. देखो हमारा ओल्ड पी&एल रेशियो विदित और विशाल का 2:3 है. बुक्स में ध्यान दो भाई, सम खत्म नहीं हो गया है, रीड करना भी बाकी है हमारा. अब देखो यहाँ पे बंटी हमारा न्यू पार्टनर है. लायबिलिटी साइड आ जाओ पहले, ओल्ड बैलेंस शीट पे. विदित का ओपनिंग कैपिटल 48,000 है, विशाल का 60,000, वो हम कॉपी कर लें यहाँ पे. बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 48 एंड 60,000. उसके बाद हमारे पास इस सम में बैंक है, कैश नहीं है. कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश है ना, सॉरी बैंक है. बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड. टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये इतना कॉपी कर लेने का भाई. आदर्श और वंश, ये तीसरे सम में हम कॉपी कर रहे हैं, आपको कॉपी करना आ जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा इसका ओपनिंग बैलेंस इधर ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, और कैश या बैंक का होगा तो वो इधर ही आने वाला है, डेबिट साइड. ये सिर्फ कॉपी करना है, कोई दिमाग नहीं चलाना. इसके बाद आप लायबिलिटी साइड पे आ जाओ. आपके पास कंटिंजेंसी रिजर्व है. देखो कोई भी रिजर्व एक फंड होता है प्रॉफिट में से निकाला हुआ. कंटिंजेंसी किस लिए होता है पता है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के लिए. भाई ऐसा कोई फ्यूचर में खर्चा आ गया, शायद आ जाए, जो ज़्यादातर बिजनेस में होता नहीं है, अननोन खर्चे, मतलब ये रेयरली आता है या नहीं होता है, उसके लिए फंड बना रहे. ठीक है, मतलब आप इस साल से या हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में आप एक ऐसा फंड क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम कुछ नहीं है, उसका नाम आपको रखना पड़ रहा है कंटिंजेंसी. तो आप बोल रहे हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि ये फंड, ये प्रॉफिट में से पैसा क्यों अलग किया है भाई, तो तुम बोलोगे फ्यूचर में ऐसा कुछ आ जाए जो हमें नहीं पता हो, शायद अननोन खर्चा हो कोई, या रेयरली आता हो, या नहीं आता है, या रेयरली आता है, उसके लिए जो फंड आप जमा करते हो, दैट इज़ अ कंटिंजेंसी रिजर्व. मतलब वो फ्रीक्वेंटली नहीं आता, या फिर वो आता ही नहीं है, वो रेयरली आता है या नहीं आता. ऐसा कोई खर्चा हो, उसके लिए आप फंड जमा कर रहे हो. ठीक है, उसे कंटिंजेंसी रिजर्व कहते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर बचेगा तो. इन्वेस्टमेंट रिजर्व बचे, जितने भी रिजर्व हैं बचेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. क्रेडिटर्स लायबिलिटी है और बीडीआर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है, कितना, 1800.
बिल्डिंग 66,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 18,000, डेटर्स 39,600, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट 18,000 की है। अब देखो हमने बंटी को एडमिट किया है यहाँ पे। अब देखो फर्स्ट वाली पॉइंट क्या है, विद्युत, ध्यान देना। और देखो कुछ बच्चे ऐसे करके बैठे हैं तो ऐसे करके बैठे हैं, क्लास के बाहर फेंक दूंगा मैं अभी। आपका ध्यान बुक में होना चाहिए, साथ में कथा नहीं चल रही है। 15 मिनट का सम मैं आधा पौना घंटा लगाता हूँ, तो जब इतना डीप जा रहा हूँ ध्यान तो दो, नहीं तो फिर 15 मिनट के हिसाब से भी ख़त्म करना आता है मुझे अच्छे से। आप ध्यान दो। देखो विदित विल सेक्रीफाइस, इसकी लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले की। 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। अब फ्रॉम और ऑफ लिखा हो ना तो बहुत फर्क पड़ता है, इलस्ट्रेशन में ऑफ लिखा है, फ्रॉम और ऑफ में यहाँ पे यही मेन पॉइंट है। विद्युत ने अपने शेयर में से, फ्रॉम जो भी उसका शेयर है उसमें से 1/4 शेयर कितना दिया, 1/4 शेयर। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि विद्युत ने अपने शेयर का, ऑफ का मतलब होता है का, 1/4 मतलब उसका जो भी शेयर है उसका 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया, तो आपको इनटू करना पड़ता। पहले तो ये समझो, फ्रॉम लिखा हो ना तो जो है वही लेना है, ऑफ लिखा हो ना तो आपको इनटू करके निकालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरे पास जो भी शेयर है उसमें से 1/4 शेयर दे रहा हूँ, तो मैंने दिया कितना, 1/4। लेकिन मेरे पास जो भी शेयर है उसका 1/4, तो उसका जब आता ना तो इनटू 1/4 करना पड़ता और शेयर जो आता वो आता। यहाँ पे हाल फिलहाल क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास जो भी शेयर है, आप अपना माइंड चलाओ, इसलिए ही 11th में मैं प्रेशर डालता हूँ जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। आपके ऊपर जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे आपका दिमाग चलता ही नहीं है, आप सोचते ही नहीं हो उस लेवल तक। आप फ्रॉम का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो भी शेयर था उसमें से मैंने ये दिया, बस ये दिया, 1/4 शेयर जा रहा है, सेक्रीफाइस की तरह हो रहा है 1/4। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि मेरे शेयर का 1/4, तो मुझे निकालना पड़ता 1/4 कितना है। समझ में आया? तो फ्रॉम में सीधा सीधा होता है और ऑफ लिखा हो तो कैलकुलेशन आती है, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो विदित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4, और विशाल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। 1/4 एंड 1/8 फ्रॉम, उसका भी फ्रॉम लिखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होगा एक का फ्रॉम लिखा है दूसरे का इंटू है, ऑफ लिखा है, तो एक में इंटू नहीं होगा, एक में इंटू होगा। तो विदित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, विदित 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, बंटी के लिए, नए पार्टनर के लिए, ठीक है। और विशाल किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी बंटी के लिए, कितना, 1/8 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, दोनों का फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इस दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। भाई हम दोनों ओल्ड पार्टनर्स है, ये नया पार्टनर है, ठीक है। तो एक पार्टनर ने नए पार्टनर को 2 रुपये दिए और इसने 3 रुपये दिए, टोटल इसको कितने मिले, कैसे आया 5, जब हम दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो इसको मिला। तो विद्युत कितना दे रहा है, 1/4, विशाल कितना दे रहा है, 1/8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा शेयर ऑफ बंटी, बंटी का शेयर आ जाएगा आपके पास। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे आपके पास न्यू रेशियो दे रखा नहीं है। और जो विदित 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है मतलब दे रहा है, विशाल 1/8 सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्या है, सेक्रीफाइस शेयर है। और सेक्रीफाइस शेयर में से आपको मिलेगा रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये पॉइंट नहीं होती और न्यू रेशियो भी नहीं है तो आपको जो ओल्ड रेशियो है 2:3, ठीक है, वो आपको सेक्रीफाइस लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस वो नहीं लेना है क्योंकि सेक्रीफाइस है आपके पास। जब आपके पास क्वेश्चन में सबसे पहली पॉइंट न्यू रेशियो ना हो और सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी बोला ना हो तो ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो लेना है। समझ में आया? जब न्यू रेशियो ना हो और सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में भी कुछ भी दिया हुआ ना हो तो आपको ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइस रेशियो मानना है। समझ में आया? देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेक्रीफाइस ऑफ विदित कितना है, 1/4, सेक्रीफाइस ऑफ विशाल कितना है, ठीक है। आप निकालोगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज बंटी। बंटी का शेयर कैसे आएगा, उसको कौन दे रहा है भाई, उसको विदित दे रहा है, कितना, 1/4, उसको विशाल कितना दे रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, 4 8 जा 32, यहाँ पे ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, 12 बाय, ये आ गया शेयर ऑफ बंटी।
देखो शेयर ऑफ बंटी, नए पार्टनर का शेयर कहाँ से निकलता है पता है? जब आपके पास अगर क्वेश्चन में न्यू P&L रेशियो दिया होता तो तीसरा जो नंबर होता वो शेयर ऑफ बंटी आ जाता, तो फिर ये पॉइंट नहीं होती। अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। आप रट्टा नहीं मारो कि आप बोलोगे जिसको सेकेंड सम अच्छे से आ गया था वो बोलेगा सर वहाँ पे नए पार्टनर का शेयर तो न्यू में से निकला था, यहाँ पे न्यू नहीं है अपने पास, इसलिए ये पॉइंट दे रखी है। अगर न्यू होता तो ये पॉइंट नहीं होती, क्योंकि ये पॉइंट से अपने को मिल क्या रहा है? एक तो सैक्रिफाइस रेशियो मिल रहा है और दूसरा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मिल रहा है, बराबर। अगर आपके पास न्यू रेशियो होता तो वहां से नए पार्टनर का शेयर मिल जाता और न्यू रेशियो होता तो आप फॉर्मूला लगा के आप सैक्रिफाइस निकाल लेते, तो फिर ये पॉइंट नहीं होती। क्योंकि आपके पास न्यू रेशियो नहीं है और वो चाहते हैं कि आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालो और आपको नए पार्टनर का शेयर मिले, इसलिए ये पॉइंट दे रखी है। अच्छा, नए पार्टनर का शेयर ज़रूरी क्यों है निकालना? ज़रूरी है क्योंकि अपने पास क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है। पिछले सम के साथ आप कंपेयर करो। देखो फर्स्ट सम में गुडविल नहीं थी, खाली गुडविल के फॉर्म में कैश था। सेकेंड सम में गुडविल थी, वो गुडविल का यूज़ कहाँ किया था हमने? ऐसे अचानक से तो नींद में उठते हूँ, क्या हुआ? सेकेंड सम में गुडविल दे रखी थी, उस गुडविल का यूज़ क्या किया था हमने? पता चला कि कितना एक्सेप्ट देना है और कितना, लेकिन लेकिन उस गुडविल के साथ क्या किया था? गुडविल को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। गुडविल को उसमें से क्या किया था? शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर निकाला था। गुडविल 40,000 की थी पिछले सम में और हमने शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकाला था जो 12,000 आया था, ठीक है। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकलेगा? नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकाला था, मतलब अमाउंट निकाला था, तो उस अमाउंट को निकालने के लिए नए पार्टनर का शेयर भी तो चाहिए था ना। तो यहाँ पे भी इस सम में गुडविल है देखो, और नए पार्टनर का शेयर नहीं होगा तो नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकलेगा कैसे? समझ में आ रहा है? देखो गुडविल का कनेक्शन मैंने क्या बोला था? गुडविल के फॉर्म में कैश के साथ है। गुडविल का कनेक्शन किसके साथ है? यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपके पास गुडविल के फॉर्म में कैश दिया हुआ है। देखो सेकंड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बंटी विल ब्रिंग ₹72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब जल्दी जल्दी सोने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे। इसका सिंपल मतलब बोल रहा हूँ, अनुवाद, ट्रांसलेशन, अकाउंट की इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलना नहीं होता है कि आप लोगों से? कैपिटल लेके आएगा 72,000 और गुडविल कौन लेके आ रहा है? बंटी कौन है? नया पार्टनर। नया पार्टनर कैपिटल का पैसा कितना लेके आ रहा है और गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है? वो भी 72,000। लेके कितना आ रहा है? पिछले सम पे आ जाओ, एक मिनट, पिछले सम पे आ जाओ। पिछले सम में लिखा हुआ था गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है, लिखा हुआ था ना। पहले सम में कितना लिखा हुआ था? 14,000, ठीक है। फर्स्ट सम में भी लिखा हुआ था गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है। सेकंड सम में भी लिखा हुआ था गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है, 7200 लेके आ रहा था सेकंड सम में। आज वाले सम में ये लिखा है गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? कहाँ लिखा हुआ है? सिट नहीं लिखा हुआ है, खाली ये लिखा हुआ है गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है। अब एक्चुअली सेकंड सम पे फिर से आ जाते हैं हम लोग, वहाँ पे देखना नहीं है, पॉइंट समझनी है। सेकंड सम में आपके पास गुडविल 40,000 था, उसमें से आपने नए पार्टनर का शेयर निकाला जो आपका 12,000 आया। वो नए पार्टनर का शेयर क्यों निकाला जाता है? मैंने क्या बोला था आपको? वो जैसे ही आप शेयर निकालते हो, नए पार्टनर का शेयर न्यू गुडविल में से जब आप निकालते हो, वो क्यों निकालते हैं? ये पता करने के लिए कि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना है, ठीक है। तो पिछले सम में जो आपने नए पार्टनर का शेयर न्यू गुडविल में निकाला था वो 12,000 था, ठीक है। तो एक्चुअली उसको 12,000 लेके आना है, लेकिन वो लेके कितना आया था? 7200, तो 4800 लेना बाकी था। पिछले सम का जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट में इतना तो लिखा हुआ है कि वो लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है वो नहीं लिखा हुआ है। तो हम ऐसा मानेंगे कि वो पूरा का पूरा लेके आ रहा है, हम ऐसा यहाँ पे मानेंगे कि वो पूरा का पूरा लेके आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर पूरा का पूरा है कितना? तो वो तो यहाँ से पता चलेगा ना, गुडविल वाली पॉइंट से, क्योंकि गुडविल वाली पॉइंट से क्या पता चलता है? एक्चुअली उसको कितना लेके आना है। अपनी न्यू गुडविल कितनी है यहाँ पे?
न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितना 32,000। ये न्यू गुडविल है फर्म की। तो न्यू गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ये पता करने के लिए कि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, शेयर ऑफ बंटी इन न्यू गुडविल, यहां पे ध्यान दो मैं कर लूंगा। ठीक है, ये है 12/32, 32 1, तो कितना आया यहाँ पे। अब देखो पिछले सम में भी ऐसा ही था, 12,000 था, लेकिन पिछले सम में एक्चुअली इतना पैसा लेके आना है, एक्चुअली इतना पैसा लेके आना है। फिर हम चेक करेंगे वो कितना लेके आया, कितना लेके आना बाकी है। पिछले सम में ऐसा हुआ था कि आपका 12,000 निकाला था, फिर ऊपर लिखा हुआ था एडजस्टमेंट में कि वो 7,200 लेके आ रहा है, तो हमने बोला था 4,800 लेना। तो अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक्चुअली इसको कितना लेके आना है। अब हम चेक करेंगे कितना लेके आया, तो ऊपर तो लिखा हुआ है लेके आया, लेके आया मतलब पूरा लेके आया। ऐसा ही मानना पड़ेगा ना, ऐसा ही मानना पड़ेगा कि वो पूरा लेके आया, मतलब कुछ भी लेके आना बाकी नहीं है। ठीक है, मतलब वो लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, तो बस एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में जो कैश लेके आता है पहले वो हम पिगी बैंक में डालते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल में, और फिर उस पिगी बैंक में से निकाल के हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सेक्रीफाइस्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोनों बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बंदे का सेक्रीफाइस शेयर दे रखा है। सेक्रीफाइस शेयर में से रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये रहा सेक्रीफाइस शेयर, इसमें से रेशियो आ जाएगा। लेकिन सेक्रीफाइस शेयर में हमेशा चेक करने का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है ना, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करो, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा 2:1। समझ में आया? आ गया सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का, मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो हम एंट्री करते हैं अब कि नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, पूरा 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, और फिर हम ये पिगी बैंक में से निकाल देंगे और हम जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू विदित्स कैपिटल टू विशाल्स कैपिटल, 12,000 को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में, तो आएगा 8 और 4,000। और वो कैपिटल का पैसा कितना लेके आ रहा है, 72,000। देखो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और किसके खाते में जाएगा कैपिटल का पैसा, बंटी के खाते में ही जाएगा। ये लो बंटी के खाते में हमने 72,000 दिखा दिया, बाय बैंक, कैश नहीं आएगा। फिर इसकी एंट्री कर देते हैं, पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 12,000, किसके खाते में जा रहा है, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे हैं, विदित और विशाल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो विदित और विशाल के अकाउंट में क्रेडिट साइड है, बाय प्रीमियम फॉर। ठीक है, ये दो एंट्री की इतनी ही पोस्टिंग होती है, वैसे तुम ध्यान में रख लो। ठीक है, ये दो एंट्रियों की जो है ना प्रीमियम फॉर गुडविल के रिलेटेड जो एंट्री है इसकी यही पोस्टिंग होती है कि यहाँ जाएगा एक यहाँ जाता है, ये फिक्स होता है, चेंजेस नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, पहली 3 पॉइंट्स हो गई। अब चौथी पॉइंट में क्या लिखा है देखो, विदित और विशाल 50% ऑफ गुडविल रिसीव बाय देम इन कैश वो विड्रॉ करके जा रहे हैं। विदित एंड विशाल विड्रू 50% ऑफ गुडविल रिसीव्ड बाय देम इन, अभी उनके खाते में हमने पैसा डाला, उसमें से वो 50% लेके जा रहे हैं। तो जब हमने उनके खाते में डाला तो इस साइड आया, अब वो क्या कर रहे हैं 50% पैसा, तो 8,000 का 50%, 4,000 का ये पैसा जा रहा है टू बैंक, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय विदित्स कैपिटल बाय विशाल्स कैपिटल, 4 और आया समझ में? ओके। इसके बाद देखो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। मशीनरी कितने की है, 30,000। ठीक है, टू मशीनरी। फिर
अब देखो, अब तक दो सम में खाली बीडीआर वाली पॉइंट थी, अब बेड डेप्स भी साथ में है, लेकिन बेड डेप्स का ज़्यादा रोल नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे ही लिखा हुआ है। राइट ऑफ ₹3600 एज बेड डेप्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 15%, ठीक है। और बीडीआर आपके पास मेंटेन कितना है, 1800। अच्छा, डेटर कितने के हैं, 39600, तो यहाँ पे दिखाओ डेटर 39600 और बेड डेप्स न्यू कितना है, 3600, तो कितना बचा, 36000। और आपको मेंटेन कितना करना है, 15%। इसका 15% कितना होता है, 5400, तो 30600 आया। अच्छा, अब यहां पे जब हम लिखते हैं ना, देखो बेड डेप्स और बीडीआर की वजह से हमेशा प्रॉफिट घटता है, तो इस साइड आता है, तो बीडीआर तो आपको याद आ जाता है, बेड डेप्स को भूल जाते हो। यहाँ पे ध्यान देना, बीडीआर तो आप यहाँ पे दिखा देते हो, बेड डेप्स भूल जाते हो। भाई पहले बेड डेप्स भी दिखाओ, वो भी हमारा लॉस है, ठीक है। कितना, 3600 और 2 बीडीआर। लेकिन आपको बीडीआर मेंटेन कितना करना है, पापा ने बोला 5400 जेब में होने चाहिए, लेकिन एक बार जेब में चेक तो करो ऑलरेडी कितने हैं, 1800 तुम्हारे पास हैं, तो और कितने डालोगे, 3600, तो यहाँ पे आएगा 3600। समझ में आया। टोटल पापा ने बोला जेब में होना चाहिए 5400, लेकिन जैसे ही हमने जेब में डाला 5400 डालने के लिए, हमने देखा 1800 तो ऑलरेडी है, मैं और 5400 क्यों डालूं भाई, मैं बाकी के डालूंगा। पापा ने तो बोला 54 होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो भी मार पड़ेगी और कम होगा तो भी मार पड़ने वाली है, तो बाकी का पैसा डालूंगा मैं, तो ये बाकी का पैसा, ठीक है। इसके बाद देखो, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 9000 हो चुकी है, जो रिकॉर्ड होना बाकी है। वैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18000 थी, देखो इन्वेस्टमेंट 18000 की थी और 9000 हो गई है, तो कम कितनी हुई, इसको हम लिखते हैं राइट ऑफ, इसको डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, ठीक है। अब 9000 का नुकसान हो गया है, आपके पास फंड है, चेक करो नुकसान कवर करने के लिए, है ना। लेकिन इस बार फंड कम है भाई, इस बार फंड आपको 9000 का लॉस कवर करना है, आपके पास फंड 7200 है, तो चलो 9000 में से 7200 तो यहाँ से कवर कर लें, क्योंकि उसी के लिए जमा किया है। बाकी और कितना चाहिए, 1800, वो 1800 प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, ठीक है। देखो, जो आपने पहले फंड बना के रखा है ना, वो भी प्रॉफिट में से ही बना के रखा है, लेकिन फंड कम है और आपका लॉस ज़्यादा है, तो उस लॉस में से, मतलब उस फंड में से जितना लॉस कवर होता है वो कवर कर लो। 9000 का लॉस है, 7200 का फंड जमा है, तो 7200 तो वहाँ से कवर किए, लेकिन पूरा लॉस कवर नहीं हुआ, तो लॉस हमको दिखाना पड़ेगा, तो 1800 का लॉस दिखाओगे, अब प्रॉफिट घटेगा, तो यहाँ पे आप 1800 दिखाओगे टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आया। इससे पहले वाले सम में क्या हो रहा था, आपके पास ज़्यादा फंड था, फॉर एग्जांपल कोई भी आपका लॉस हो रहा है 4000 का, और आपके पास उसी चीज़ का फंड बनाया हुआ है 5000 का, तो 5 में से 4 कवर कर रहे थे, 1000 बच रहा था, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे है ही फंड कम, ठीक है, तो वो फंड जितना भी है वो तो आप यूटिलाइज कर लो, और जो बाकी का फंड कम है वो आप प्रॉफिट में से निकालोगे, तो प्रॉफिट घटेगा। इसके बाद क्या है, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड का क्लेम हमने एक्सेप्ट किया 30000 का। जो भी क्लेम आप एक्सेप्ट करते हो ना, वो डायरेक्टली दिखाओ पहले लायबिलिटी में, क्योंकि वो तो आपको देना ही है, ये फ्यूचर में आपको। अब आप चेक करो फंड है कितना, फंड है 24000 का। अगेन आपने तो वादा कर लिया भाई 30000 देंगे, तो 6000 कम पड़ रहा है, तो किस में से निकालोगे, प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट घटेगा टू वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। लास्ट वन, 10% ऑफ क्रेडिटर्स, ये सिंपल सी पॉइंट है, इसमें कोई लॉजिक आपसे पहले नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे इसका मतलब बता दो खाली। 10% ऑफ क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड। हाँ किंजल, क्रेडिटर्स 30,000 के, मैं वो नहीं, इसका मतलब पूछ रहा हूँ खाली। 10% क्रेडिटर्स में माइनस है, इसका मतलब मैं इफेक्ट पूछ ही नहीं रहा हूँ, इसका अनुवाद बता हिंदी में। जो क्रेडिटर्स है 10% के, वो भी पे 10% के क्रेडिटर्स ही हैं अपन के, ज़्यादा क्रेडिटर्स है उसमें से 10% के पे नहीं करें। नहीं, जब तुमको मतलब भी समझ में नहीं आएगा तो इफेक्ट कैसे दिखाओगे। हाँ राधा, जितनी क्रेडिटर्स है उसमें से हम 10 जगह क्रेडिटर्स को 10 जगह 10% 10 तो क्रेडिटर्स को पे नहीं करेंगे। 10% क्रेडिटर्स को हम पे नहीं कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा।
तो तू तेरा कंफर्म जवाब नहीं है, फ़ायदा होगा ना। हाँ जेठालाल बोलो। जो मन में आए बोल देने का, फ़ायदा भी नहीं होगा नुकसान भी नहीं होगा। हाँ शुभम, क्यों, किसको नहीं दे रहे हैं? क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? उधारी, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि जो भी हमारे टोटल क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10% क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की जा रही है, तो हमारी अपनी बचत हुई ना, अपनी बचत हुई। क्रेडिटर को जो उधार आपसे मांगता है उसको आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी बचत हुई ना। समझ में आया? सिट। देखो आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं? 30,000 के। 30,000 में से 10% क्रेडिटर्स को आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्रेडिटर्स आपके 30,000 के हैं। 30,000 में से 10% क्रेडिटर्स को नॉट टू बी पेड, नॉट पेड, मतलब 3,000 रुपये आप पे नहीं कर रहे हो, तो आप कितना, अब आपकी लायबिलिटी कितनी है? देखो आप अभी भी वो लायबिलिटी कैंसिल नहीं हुई है। आप अब तक अपने सिर पे कर्जा घुमा रहे थे 30,000 का, आप कर्जा घुमा रहे हो 27 का, पेमेंट नहीं की आपने। लेकिन हाँ ये फिक्स हो गया कि 10% क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो फ़ायदा है, वो फ़ायदा है तो इस साइड। और ये पॉइंट आती है ज़्यादातर, याद रखना, और सिंपल पॉइंट है, ठीक है। और यही पॉइंट होती है कि नॉट टू बी पेड। पेड वाले पॉइंट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हाँ इतना हो सकता है कि भाई इतने क्रेडिटर्स थे उसमें से इतनों को पे कर दिया, ठीक है, फ़ायदा भी नहीं होगा नुकसान भी नहीं होगा। तो सोच के बोलने का ना, क्या पूछ रहा हूँ, बिना सोचे समझे जो मुंह में आया बोल देने का। क्या समझ में नहीं आ रहा है? किसी को पैसे चुकाएगी नहीं अगर तू, तो वो पैसा बचाना अपने पास। तू अकाउंट्स क्यों कर रही है? तूने कॉमर्स क्यों लिया है? तू कॉमर्स क्यों लिया है? हमारी बचत, हमारा प्रॉफिट ही होता है ना। तेरे को कहीं 10,000 चुकाने थे, ठीक है, तेरे को यहाँ पे 10,000 फीस के देने, सपोज कर ले, तूने नहीं दिए, तो वो 10,000 की जो बचत हुई वो 10,000 में से कुछ और ले सकती है ना। जो बचत होता है, जो डिस्काउंट मिलता है, उसको भी इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो बचत किया हुआ पैसा जो है उससे और कोई चीज़ खरीद सकते। समझ में आया? जो 10,000 तूने यहाँ पे फीस के नहीं दिए, उस 10,000 से गोल्ड की चेन ले ली, तो एक एडिशनल चीज़ आ गई ना। तो बचत हमारी इनकम, फ़ायदा इसलिए कहलाता है। समझ में आया? इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट पे आ जाओ। कंटिंजेंसी रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9,000 को, तो यहाँ पे बाय कंटिंजेंसी रिजर्व 9,000 को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 36 और 54। फिर देखो वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बीडीआर हो गया, बिल्डिंग आप दिखा दो सेम 66,000 की, कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। फिर मशीनरी हो गया, स्टॉक कितना है 18,000। फिर डेटर्स हो गए, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आप डेबिट साइड का टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा है, करो लाउडली। 18,000। फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस हो रहा है अब विदित और विशाल के 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 6 और 9। अब ये लॉस हो रहा है तो इस साइड आएगा कितना, 2 रीवैल्यूएशन, ठीक है। हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा होता है, आपको पता है ना। ये सबसे पहले हम बंटी का टोटल कर देते हैं 72,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 72,000। टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यहाँ पे बंटी से कुछ लेना नहीं अपने को, तो बंटी का टोटल कितना निकलता है 72,000। फिर 48 और 8 56, 56 59 600 और यहाँ पे 69 400, ये 59 600 और 69 400। 59 600 में से 10,000 गया, यहाँ पे आएगा 49 600 और ये 11,000 गया तो 58 ये आ जाएगा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। अब हमारे 3 पार्टनर हो गए,
विदित, विशाल, बंटी। 49,600 प्लस 58,400 प्लस 72,000, 1,80,000। और यहाँ पे पैसा आया कितना? 72 और 12 84, 84 और 8 90। ये भी 92,400 में से 6,000 गया तो 86,400 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आएगा बैंक बैलेंस कितना? 86,400। टैली करो, ये वाले एंट्रीज को छोड़ देना बीच में। 2,37,000 आ रहा है? दोनों तरफ देख लो भाई। ओके